तो सीरीज की शुरुआत में हमें यूनफेंग के फादर को गार्ड्स के साथ लड़ता हुआ दिखाया जाता है और वो सारे गार्ड्स यूनफेंग को मारने के लिए आए हुए थे। यूनफेंग का फादर उन गार्ड्स के साथ लड़ता रहा, लेकिन जैसे ही उसे मालूम हो जाता है कि मैं अपने बेटे यूनफेंग को नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए वो यूनफेंग से कहता है कि यूनफेंग बेटा अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, और उसके गिर्द एक शील्ड बनाकर उन्होंने उस माउंटेन से अपने बेटे को नीचे फेंक दिया था। अगले सीन में हमें 7 साल बाद तियानवू किंगडम को दिखाया जाता है, जो कि दरअसल में यूनफेंग के फादर का किंगडम हुआ करता था। यूनफेंग के फादर के मर जाने के बाद तियानवू किंगडम में एक न्यू किंग बना दिया गया था। इस किंग का नाम किंग वूजिंग है और आज के दिन उसकी बर्थडे होने वाली थी, इसलिए वहाँ सिटी के लोग उसके लिए डिफरेंट तोहफे लाए थे। वहाँ बैठे हुए कुछ डिसाइपल्स बात करते हैं कि ये शख्स यानी कि वूजिन 7 साल पहले कुछ भी नहीं बल्कि एक आम इंसान हुआ करता था, लेकिन पिछले 3 सालों में इसने हाफ युआनदुआन रियलम को हासिल कर लिया, जिसके बाद इसे हमारी तियानवू किंगडम का किंग वूजिन बना दिया गया। वहाँ खड़ी हुई डिसाइपल इस किंग को देखकर काफी इम्प्रेस भी थे कि तभी यहाँ एक डिसाइपल अपने पास खड़ी हुई एक सीनियर मास्टर से पूछता है कि मास्टर, कि अगर कोई शख्स हाफ युआनदुआन रियलम से फुल युआनदुआन रियलम में पहुंचा जाए तो वो कितने कल्टीवेटर्स के बराबर हो सकता है, जिस पर वो बताता है कि वो कम से कम 200 कल्टीवेटर्स के बराबर हो सकता है। तभी वहाँ पर इसके लिए एक न्यू तोहफा भी आया था, जो कि इसके लिए काफी ज्यादा कीमती होने वाला है। वो एक दरअसल में लकड़ी का स्पिरिचुअल टुकड़ा था, जो कि इसे जल्दी से फुल युआनदुआन लेवल तक पहुंचा सकता था। यहाँ न्यू किंगडम का न्यू किंगडम किंग वूजिन आगे आती हुई सारे लोगों को ग्रीट करता है और उन लोगों को बोलता है कि मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी बर्थडे में शिरकत की और मेरे लिए इस तरह के इम्पोर्टेंट और कीमती से तोहफे भी लेकर आए थे, जिस पर वहाँ खड़ी हुई सारे यंग डिसाइपल्स भी उसी ग्रीट करते हैं। बाहर की जानिब हम यूनफेंग को देखते हैं, जो कि तियानवू किंगडम के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ था और उसके साथ 2 और लोग भी थे जिन लोगों ने इसकी परवरिश की थी, और वो उन लोगों ने इसकी परवरिश अपने मॉम डैड की तरह की थी। यूनफेंग एंट्रेंस पर खड़ा होकर गुस्से से आग जला रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि ये शख्स इसने मेरे फादर को खत्म कर दिया था और आज ये हमारे तियानवू किंगडम का लीडर बना हुआ है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे फादर के साथ साथ हमारे तियानवू किंगडम के साथ गद्दारी की है। यूनफेंग के साथ खड़े हुए उसके साथी के पास एक कॉफिन भी था और वो आगे आती हुई उस जगह पर एंटर हो गया था और देखते साथ ही तो उसने तियानवू किंगडम के न्यू किंग लीडर पर हमला कर दिया था, जिससे वो कॉफिन टूटकर बिखर जाता है। जहाँ खड़े हुए लोग कह रहे थे कि मुझे तो ये कॉफिन ब्लैक आयरन कॉफिन की तरह लग रहा है। वहाँ पर खड़ी हुई डिसाइपल्स ये भी बोल रहे थे कि अरे इस कॉफिन की यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है, आखिरकार हाफ युआनदुआन रियलम के एक शख्स के साथ कौन पंगा ले सकता है। ये कैसे साथी तो हम यूनफेंग को भी देखते हैं, जो कि अंदर चला गया था और अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि मैं चू फैमिली का यूनफेंग हूँ, और साथ ही साथ में यूनफेंग उसे बर्थडे भी विश करता है, जो कि सुनते साथी तो वहाँ खड़े हुए लोग हैरान रह जाते हैं कि ये यूनफेंग यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ एक डिसाइपल लड़की बोल रही थी कि मैंने चूनफेंग के रिलेटेड सुना है, वो चू फैमिली का एक जानशी है। साथ में खड़ा हुआ एक व्हाइट ड्रेस वाला डिसाइपल भी यही बोल रहा था कि यूनफेंग जब काफी छोटा था तो उसके मॉम डैड को किसी ने खत्म कर दिया था, इसलिए उन लोगों ने यूनफेंग की जान बचाने के लिए यूनफेंग को माउंटेन से नीचे फेंक दिया था। यूनफेंग के फादर भी तियानवू किंगडम से ताल्लुक रखते थे और उसके फादर का नाम येनचेंग था। जैसे ही वूजिन उसे देख लेता है तो उसे तो पता चल जाता है कि ये तो दरअसल में येनचेंग का ही बेटा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम येनचेंग के बेटे नहीं हो सकते हो, येनचेंग तो 7 साल पहले मारा जा चुका है, इसलिए तुम कौन हो और खुद को यूनफेंग क्यों बुला रहे हो, क्योंकि यूनफेंग तो अपने बाप समेत मारा जा चुका है। ये सुनते साथ ही तो वहाँ एक डिसाइपल भी उठ खड़ा होकर गुस्से से चिल्लाने लग जाता है और वो बोल रहा था कि अरे बच्चे, तुम किस तरह से हमारे किंग वूजिन पर इल्जाम लगा सकते हो और यहाँ तुम क्या करने के लिए आए हुए हो। यूनफेंग भी गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो उन लोगों को टोकन दिखाता है और उन्हें कहता है कि मैं यांग चैन का बेटा हूँ और तियानवू किंगडम के बेटे का बेटा हूँ। लेकिन किंग वूजिन उसे कहता है कि नहीं ये टोकन तो तुम किसी और जगह से भी मिल सकता है, इसलिए तुम्हें प्रूव करना होगा कि क्या वाकई तुम सच में उसी ही की बेटे हो। जिस पर यूनफेंग उसे कहता है कि अच्छा तो मैं अब तुम लोगों को प्रूव करके दिखाता हूँ, और वो उनसे कहता है कि टैंग शेन की पावर मेरे फादर की पावर थी और मैं आज उस पावर को एक्टिव करके दिखाता हूँ, क्योंकि उस पावर को मेरे फादर ने मुझे सिखाया था। और जैसे ही वो टेक्निक को एक्टिव कर देता है, ये देखकर किंग वूजिन हैरान रह गया था। ये कहते साथ ही तो यूनफेंग ने अपने फादर की इस टेक्निक को एक्टिव भी कर दिया था, जो कि एक धर्मा गॉड बॉडी थी और 6 हैंड धर्मा गॉड बॉडी कहलाती है। ये देखकर तो वहाँ खड़ी हुई डिसाइपल्स भी हैरान रह जाते हैं कि वाह, ये लड़का तो सच में सच बोल रहा है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है।
यूनफेंग भी किंग वू जेन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी इस चीज को परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि तुमने इसे मेरे फादर से सीखा है। साथ ही साथ में वहाँ खड़े हुए लोग ये बोल रहे थे कि इसी ही चीज को तो यहाँ सारे लोग पाना चाहते हैं ताकि वो टान्यू किंगडम के लीडर बन सकें। किंग वूजेंग को काफी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ में वो मन ही मन में खुश भी हो रहा था क्योंकि जो पावर इसने 7 सालों से अचीव नहीं की थी वो उसके सामने खुद ही आ गई है। क्योंकि ये पावर तो यूनफेंग के फादर यांग शियान के पास थी और यांग शेंग तो अब मर चुका है, इसलिए ये पावर ये यूनफेंग से इजीली छीन लेगा। यूनफेंग भी उसी गुस्से से घूर रहा था और उससे कहता है कि किंग वूजेन 7 साल पहले तुमने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे मॉम डैड को खत्म कर दिया था। किंग वूजेन हंसते हुए से कहता है कि नहीं नहीं बच्चे, मैंने तुम लोगों के मॉम डैड को नहीं मारा, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने ही अपने मॉम डैड को खत्म कर दिया हो ताकि तुम एक किंगडम लीडर बन सको। और ये बात कहते साथ ही तो वो अपने साथियों को यूनफेंग पर हमला करने के लिए बुला लाता है, जिनमें से कुछ डिमोनिक साथी थे और भी बहुत सारे गार्ड्स थे जो कि यूनफेंग को इर्द गिर्द से घेर लेते हैं। ये सब कुछ देखता हुआ वहाँ बैठा हुआ यंग मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का यूनफेंग सच बोल रहा है और ये सच में यांग शेन का बेटा हो सकता है क्योंकि इसने टैन शियांग की पावर को एक्टिव कर दिया है जो कि इसके फादर यांग शियान के पास थी और इससे साबित हो जाता है कि यही लड़का सच में यूनफेंग ही उन लोगों का बेटा है। वहाँ खड़ा हुआ एल्डर मास्टर भी उन सारे लोगों से कहता है कि अभी हम लोगों को कुछ भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनफेंग जिस काम के लिए आया है ये खुद अच्छे से जानता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग वूजियन ये बातें सुनने के बाद तो अपने सारे गार्ड्स को यूनफेंग पर हमला करने का हुक्म दे देता है। सारे डीमन गार्ड्स आगे आते हुए अपनी मल्टीपल चेन टेक्निक का यूज करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों ने यूनफेंग को और उसकी धर्मा बॉडी को इर्द गिर्द से घेर लिया हुआ था। ये देखकर वहाँ खड़े सारे डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं और साथ ही साथ में वो लोग ये भी बोल रहे थे कि इन डीमन गॉड्स के पास फैंटम टेक्निक है और जो कोई भी इन फैंटम टेक्निक्स में फंस जाए वो कभी भी जिंदा नहीं बच सकता। इसलिए अब उन सारे लोगों को ये डर लगने लग जाता है कि यूनफेंग अब काफी ज्यादा खतरे में है, इसलिए हमें भी उसकी हेल्प कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ यूनफेंग भी इंसानों से कहता है कि अच्छा क्या तुम लोगों को ये लगता है कि मैं आप लोगों की इस टेक्निक से डर जाऊंगा और तुम लोग मुझे खत्म कर दोगे? ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। और उस धर्मा टेक्निक को एक्टिवेट करके उन लोगों के उन चेन्स को एक ही झड़प से डिस्ट्रॉय कर देता है और उन लोगों से कहता है कि चलो अब बताओ कि क्या मेरी पावर तुम लोगों से ज्यादा है या नहीं है। यूनफेंग अपनी धर्मा गॉडी की थर्ड आई को एक्टिवेट कर देता है और उससे निकलती हुई एनर्जी पर वो उन सारे डिमोनिक गार्ड्स पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है। यूनफेंग के इस अटैक को देखकर वहाँ बैठे मास्टर कहते हैं कि यूनफेंग भी कोई ज्यादा मामूली पावरफुल नहीं है और साथ ही साथ में वो लोग ये भी कह रहे थे कि ये तो हावी ऑन वन रियलम से ज्यादा पावरफुल है। डिमोनिक गार्ड्स के खत्म हो जाने के बाद अब यूनफेंग पर और भी बहुत सारे गार्ड्स हमला करने के लिए आ रहे थे जिनके पास अपनी फायर स्वॉर्ड्स थी। यूनफेंग इन गार्ड को देखकर इनसे लड़ने का मन नहीं करता, इसलिए उसके साथ आई हुई लड़की आगे बढ़ती हुई उन सारे गॉड्स को एक ही स्लैश अटैक से खत्म कर देती है। लड़की ने दरअसल में अपनी शॉर्ट फ्रीजिंग टेक्निक को यूज किया था जिसे देखकर तो वहाँ मास्टर्स बोलने लग जाते हैं कि अरे इस लड़की ने कौन सी टेक्निक को यूज किया है, क्योंकि आज से पहले इन सारे मास्टर ने इस तरह की टेक्निक को कभी देखा ही नहीं था। ये तो सारा कमाल यूनफेंग का था। किंग वूजियन भी ये देखकर हैरान रह गया था और खड़ा होकर अपने बाकी साथी एल्डर मास्टर से कहता है कि एल्डर मास्टर तुम लोगों को भी मुझे इस यूनफेंग को हराने में हेल्प करना होगी। साथ ही साथ में किंग वूजियन उन सारे डिसाइपल्स और मास्टर्स के सामने ऑफर भी रखता है और उन लोगों को कहता है कि मैं तुम लोगों को नई नई टेक्निक्स दूंगा। ये कहते साथी तो वो लोग इन पर हमला करने के लिए रेडी हो चुके थे। वो मास्टर एक एक करते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करने लग जाते हैं और वो लोग बोलने लग गए थे किंग वूजियन आप सही बोल रहे हैं, हमें इस लड़के को सबक सिखाना ही होगा क्योंकि आज आपकी 17th बर्थडे है और 17th बर्थडे के मौका पर ये तुम्हें मारने आया है, इसलिए हम आपको तोहफा देंगे इसे खत्म करके। यूनफेंग भी आगे आते हुए उन सारे मास्टर्स को रोकने का कहता है और उनसे कहता है कि ये किंग वूजियन और मेरा मामला है, तुम लोगों को इसमें इंटरफेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन यूनफेंग के आगे बढ़ने से पहले ही फिर से वो मास्टरों से कहता है कि नहीं हम तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे और अपनी पाम टेक्निक एक्टिव करके यूनफेंग पर हमला करने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा हुआ यूनफेंग का साथी जिसे नाम मोंक दिया गया है, मोंक उनसे कहता है कि अरे यार ये इंसान क्या कर रहे हैं, जब कभी भी मौका मिलता है तो ये एक दूसरे पर भी हमला करने लग जाते हैं जो कि एक्टिव करते साथ ही तो उसने अपनी टेक्निक एक्टिव कर दी थी और इसी के साथ ही वो उसके पाम हैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि उसके सामने तो कुछ भी नहीं था। और दूसरी तरफ खड़ा हुआ एक मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि हम यूनफेंग को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए अब वो सारे मास्टर्स एक दूसरे के साथ मिलकर ये नारा लगाते हैं कि हम यूनफेंग को खत्म कर देंगे। और एक मास्टर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए अपनी एक भारी सी स्वॉर्ड निकाल लेता है और आती ही मोंक पर हमला कर दिया था। ये देखते साथ ही तो मोंक ने अपने अथर्मा बॉडी की 100,000 हैंड को क्रिएट कर लिया था जो कि एक्टिवेट करते साथ ही तो वो एक एक करके उन सारे
मास्टर्स और डिसाइपल्स पर हमला कर देता है। यूनफेंग ऊपर की तरफ जंप करती हुई एक एक करके उन डिसाइपल्स को खत्म करने लग गया था और यूनफेंग के साथ आई हुई वो लेडी भी आगे आती हुई उन डिसाइपल्स के साथ लड़ाई शुरू कर देती है। ये सारी लड़ाई देखकर तो वहाँ पर किंग वुजेन फिर से उठ खड़ा हो जाता है और कहने लग गया था कि यूनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल तो इसका फादर यंग शेन भी नहीं था और ना ही उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल थी। लगता है कि ये कोई और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस से आया हुआ होगा। साथ में वो ये भी कहता है कि इस लड़के ने मेरी बर्थडे को भी खराब कर दिया है, जो कि कहते साथ ही वहाँ मास्टर्स भी ये बोलने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि किंग वुजेन ने अपने आप की युआनदियान रेलम की हाफ लेवल से ज्यादा कर लिया है। अचानक से धीरे धीरे करती हुई उन सारे मास्टर्स की बॉडीज वीक होना शुरू हो जाती है, जिससे उन लोगों को लगने लगा था कि यहाँ पर कोई पॉइजन आ गया है और वो लोग ये बोल रहे थे कि हमने तो किंग वुजेन का साथ दिया था, तो अब यहाँ पर ये पॉइजन कहाँ से आ गया है। और वो सारे मॉन्स्टर्स धीरे धीरे करके तड़पने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वुजेन यूनफेंग को सारी हकीकत बता देता है कि मैंने ही तुम्हारे मॉम डैड को मारा है। ये कहते साथ ही तो वो उस पर अपनी टाइगर टेक्निक से हमला कर देता है, लेकिन मॉन्क ने तो उसे इजीली ही डॉज कर दिया था। ये देखकर तो वुजेन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कह रहा था कि इन तीनों पर तो पॉइजन का असर हुआ ही नहीं है, बल्कि उल्टा हमारे मास्टर पर हो गया है। यूनफेंग अब उस वुजेन के पास आकर उसे कहता है कि जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि मेरे मॉम डैड को मारने के बाद आखिरकार तुमने हमारे टियानवो किंगडम में क्या क्या किया है। ये सुनकर वुजेन उस पर हंसने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम तब तक मुझे नहीं मार सकते हो जब तक कि मैं तुम्हें हकीकत ना बता दूं। अचानक से यहाँ पर और भी बहुत सारी पॉइजन नीडल आ जाती हैं, जो कि डायरेक्टली आते हुए मॉन्क ने उन लोगों को रोक लिया था और वो नीडल भी रुक जाती है, लेकिन वुजेन मारा जाता है। यूनफेंग के साथ मौजूद लेडी साथ ही आगे बढ़ती हुई वो सारी जगह की जानकारी हासिल कर लेती है और यूनफेंग को बताती है कि वो लोग दरअसल में वुजेन को मारने आए थे ताकि वुजेन अपना मुंह ना खोल ले। यहाँ पर वो फैसला करते हैं कि अब हमें अपने फादर की उस जगह पर चले जाना चाहिए जहाँ पर उसकी मौत वाक़या हो गई थी, और अगली सीन में हम 7 साल पहले की उस जगह को देखते हैं और वो भी वहाँ पर पहुँचा जाते हैं। यूनफेंग भी वहाँ पर खड़ा होकर अपने साथियों को बताता है कि ये वो जगह है जिस जगह पर मेरे मॉम डैड को मारा गया था, और ये देखते साथी तो हम यूनफेंग को देखते हैं जो कि अपने पास्ट में खो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूनफेंग और उसकी मॉम डैड एक जगह पर खड़े हुए थे और वो अपने किसी ट्रस्टेड साथी के कहने पर वहाँ आए हुए थे, लेकिन उनका वो साथी तो नहीं आया था, बल्कि इन पर हमला करने के लिए काफी ज्यादा लोग आ चुके थे। उन लोगों पर हमला करने के लिए काफी ज्यादा ब्लैक मैजिक गार्ड्स आ चुके थे, जो कि दरअसल में अभी भी टियानवो किंगडम में मौजूद थे और वो किंग वुजेन की ही बात माना करते थे। लेकिन उस टाइम पर भी वो लोग इसी ही की बात माना करते थे और वो उन दोनों को खत्म करने के लिए आ जाते हैं। उन सारे डीमन गार्ड्स ने उन लोगों पर हमला कर ही दे दिया था। यूनफेंग और उसके मॉम तो उन ब्लैक डीमन गार्ड के साथ लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे अंदाजा हो जाता है कि हम इन ब्लैक डीमंस को नहीं हरा पाएंगे, तो वो जल्दी जल्दी से यूनफेंग के पास पहुंचा जाते हैं और यूनफेंग को वही टैनशेंग की पावर दे देते हैं, जो कि अभी अभी इसने किंग वुशेंग के सामने रख दी थी और वो उसे कह रहे थे कि अब तुम यहाँ से जिंदा जीना पड़ेगा और हम जा रहे हैं। यूनफेंग को नीचे गिराने के बाद तो यूनफेंग के फादर की जान बचाने के लिए 3 और ब्लैक गार्ड्स आ चुके थे, जो कि वहाँ पर मौजूद बाकी सारे गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि यूनफेंग यहाँ से आगे कुछ भी नहीं देखता। तो प्रेजेंट में हम फिर से यूनफेंग को देखते हैं कि अचानक से उसमें हेड में दर्द होने लग गया था, कि तभी उसके हेड से एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। यूवी देखकर उसे बचाने आती है, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट हो गया था। अचानक से यूनफेंग की बॉडी से एक ब्लैक डीमन बाहर आ गया था, जो कि उसे कहता है कि अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारे फादर का बदला लेने में जरूर हेल्प करूंगा। लेकिन यूनफेंग उसे आजाद कभी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने इसे आजाद कर लिया तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफों का सामना देखने को मिलेगा, और वो फिर से उसे अपनी बॉडी में अंडर ट्रांसफर कर देता। तभी यहाँ पर हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनफेंग ने किस तरह से एक ब्लैक डीमन को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करवा दे दिया था। यूनफेंग वहाँ पर एक लड़की की हेल्प कर रहा था, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे डीमंस गॉड आ चुके थे, जो कि यूनफेंग को खत्म करना चाहते थे। इसलिए वो लड़की यूनफेंग को बोल रही थी कि यूनफेंग तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी यूनफेंग उन सारे डीमंस गार्ड्स का मुकाबला करता है। यूनफेंग ने आगे बढ़ती हुई उन सारे डीमन गार्ड्स को खत्म कर दिया था। प्रेजेंट में हम फिर से देखते हैं कि मोंक अपने साथी यूवी को बताता है कि अभी अभी यूनफेंग इतना ज्यादा कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो इस डीमन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यूवी अपने साथी मोंक से कहती है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते कि हम इस डीमन को रोक दें, लेकिन यहाँ पर वो उसे कहता है कि अगर यूनफेंग चाहे तो हम इसे जरूर स्टॉप कर सकते हैं,
क्योंकि इसी ही ब्लैक डीमन की वजह से यूनफेंग को काफी तकलीफ हो रही थी और मोंक अपनी सील फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेती हुई यूनफेंग के इर्द गिर्द फैला देता है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। तभी यहाँ पर हमें फिर से पास का सीन दिखाया जाता है। यूनफेंग कल्टीवेशन कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले ले और वो खुद को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाने लगा था। इतनी ज्यादा कल्टीवेशन करने की वजह से उस ब्लैक डीमन को वो फिर से अपनी हार्ट में जगा देता है, लेकिन वो फिर से भी उसी कंट्रोल करने लग गया था। अगली सीन में यहाँ पर यूनफेंग के पास 2 एल्डर मास्टर्स आ चुके थे जो कि एक दूसरे को बताते हैं कि यूनफेंग अब बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन इसने ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए किया था। और यहाँ पर यूनफेंग की बॉडी में वो ब्लैक डीमन की पावर भी आ चुकी थी, इसलिए वो मास्टर आगे आते हुए यूनफेंग की बॉडी से ब्लैक डीमन की पावर बाहर निकालने लग जाते हैं। फाइनली उन दोनों मास्टर ने यूनफेंग की उस ब्लैक डीमन को उसके कंट्रोल में कर दे दिया था और वो उसे वहां पर उसके हार्ट में कंट्रोल करके बंद कर देते हैं। प्रेजेंट में हम फिर से यूनफेंग को देखते हैं जिसने उस ब्लैक डीमन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। साथ में यूवी भी उसी कंग्रेचुलेशन कहती है कि तुमने हमारा साथ देकर हमने इसे कंट्रोल में कर लिया। यूनफेंग उठ खड़ा होकर कहता है कि वो 3 लोग जो कि हमारे पेरेंट्स की जान बचाने के लिए आए हुए थे, हमें जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढना होगा, तभी जाकर मैं अपने पेरेंट्स का बदला ले सकूंगा। वो 3 लोग दरअसल में पॉइजन माउंटेन सेक्ट के लोग थे, लेकिन यहाँ पर यूवी उसे कहती है कि तुम्हें अभी पावरफुल होना है और साथ में इंजरीज को हील करना है, इसलिए तुम्हें कल्टीवेशन करनी चाहिए। अभी हम तुम्हारे पेरेंट्स के उन 3 लोगों के पीछे नहीं जा सकते हैं। अब आगे ही हम देखते हैं कि यूनफेंग उसे कह रहा था कि मैं पहले उस माउंटेन पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले तियान सिटी में चला जाऊँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को आखिर मारा किसने है और मैं वहाँ पर जाकर अपने लिए कुछ जानकारी हासिल करूंगा। तो उसी तरफ से हमें फिर से पॉइजन माउंटेन का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर वो 3 गॉड आते हुए अपने डीमन मारिया को बताती है कि अभी भी यूनफेंग जिंदा है, जो कि दरअसल में यांग शैन का ही बेटा है और साथ ही साथ में उसके पास अपने फादर यान चेंग की टैंग शॉन पावर भी मौजूद है जो कि एक धर्मा बॉडी है। ये जानकर वो सारे खुश हो रहे थे क्योंकि अभी भी यूनफेंग के उन लोगों को जरूरत थी। जिस तरह से टियानवू किंगडम का किंग वॉन्जन चाहता था कि वो उससे इस धर्मा पावर को ले ले, इस तरह ये डीमन किंग वाले लोग भी ये कहना चाहते हैं कि हम भी उससे धर्मा पावर लेना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग इसके फादर से ये पावर नहीं ले पाए थे। दूसरी तरफ हमें फिर से यूनफेंग और उसके दोनों साथियों को दिखाया जाता है जो कि टियान सिटी की तरफ निकल आ गए थे ताकि वो अपने फादर की रिलेटेड जानकारी हासिल कर सके, लेकिन रास्ते पर उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। रास्ते पर जाते हुए अचानक से पानी में से उनके सामने एक हाथ बाहर निकल कर आ जाता है, जिसको खत्म करने के लिए मोंक ने अपने आप की धर्मा बॉडी एक्टिवेट कर दी और साथ ही साथ में यूवी ने उस हैंड पर हमला कर दिया था। अचानक से उन लोगों के सामने एक स्केलेटन बाहर आ गया था जो कि मोंक पर हमला कर देता है, लेकिन मोंक ने अपनी धर्मा बॉडी से उसके हमले को रोक लिया था। वो दरअसल में एक प्रोटेक्टिव गार्ड की तरह टियान सिटी का साथ दे रहा था और हमेशा की तरह वो यहाँ पर जो कोई भी टियान सिटी में एंटर हो तो उसके सामने जरूर आया करता है। उसके बाद तो वो फिर से आगे जाने लग गए थे, लेकिन रास्ते में फिर से उनको बहुत सारे लोगों ने इर्द गिर्द से घेर लिया था। वहाँ पर एक लेडी की टीम आ चुकी थी जो कि यूनफेंग और उसके साथियों से कहती है कि तुम लोगों ने पहले हमारे स्केलेटन को खत्म कर दिया, अब यहाँ तक पहुँचा गए हो, आखिरकार तुम लोग जाना कहाँ चाहते हो। वो लेडी अपने साथियों से कहती है कि इस लड़के पर हमला कर दो, जो कि देखते साथ ही उन सारे लोगों ने अपने टोकन को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर यूनफेंग पर हमला करना चाहते थे, लेकिन यूनफेंग ने उन लोगों को अपना टोकन दिखा दिया जिससे वो लोग रुक जाते हैं। वो लेडी जैसे ही देख लेती है कि इसके पास ये टोकन है तो उसे भी अंदाजा होने लग गया था कि ये टोकन मैंने कहीं देखा है। साथ में यूनफेंग ने उस टोकन को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके उन सारे लोगों को मार दिया था। तभी यहाँ पर उन लोगों का मास्टर भी आ जाता है जो कि यूनफेंग से कहता है कि यूनफेंग तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों तबाही मचाई हुई है। यूनफेंग उसे अपना टोकन दे देता है। जैसे ही वो ओल्ड मास्टर वो टोकन देख लेता है तो वो यूनफेंग से कहता है कि यूनफेंग ये टोकन तुम्हारे पास कहाँ से आया है, ये तो हमारे एक एल्डर मास्टर का है। यूनफेंग उसे कहता है कि क्या सारी बातें हमें यही करना होगी। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से उनको उनके सेक्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी बीच में यही बात चल रही थी कि ये टोकन कहाँ से आया। यूनफेंग उसे कहता है कि ये टोकन तुम्हारी ही एल्डर मास्टर ने मुझे दिया था और मुझे ये भी बोला था कि जब तक तुम हमारी इस सिटी में आया करोगे तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। यूनफेंग उसे कहता है कि मुझे आप लोगों के कुछ रूल पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ क्योंकि मुझे ये हुक्म पहले से ही मिला है कि आप हमारी सिटी के रूल को भी चेंज कर सकते हो अगर आपको पसंद ना आए। ये जानकर यंग मास्टर से कहता है कि मैं आपको जानता तो हूँ लेकिन आपको मुझे और भी तारीफ देना होगा। साथ ही साथ में वो उससे बताता है कि मैं यान चेंग का बेटा यूनफेंग हूँ। ये बताते साथ ही यूनफेंग उनसे ये भी पूछता है कि आप लोगों को मुझे ये भी बताना होगा कि 7 साल पहले मेरे मॉम डैड को किसने मारा था। मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ हूँ।
यहाँ पर अपने फादर की जानकारी का रिलेटेड जानने के बारे में मास्टर से कहता है कि अगर तुम्हें अपने फादर की रिलेटेड जानकारी चाहिए तो तुम्हें हमें अपनी सोल देना होगी। लेकिन वो तो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी सोल दे दूं तो मैं किस तरह से अपने पेरेंट्स का बदला लूंगा। लेकिन यूनफेंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें सोल चाहिए लेकिन मैंने तुम्हें टोकन दिखा दिया और वो टोकन जो कि तुम्हारी ही सेक्ट के एल्डर मास्टर का है तो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं नहीं, हमारे सेक्ट का ये रूल है कि हमें तो बस सोल ही चाहिए। इसलिए यूनफेंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें सोल चाहिए तो फिर चलो ठीक है, मैं तुम्हें उन सारे लोगों के सोल दे दूंगा जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारा होगा, लेकिन तुम मुझे अपना पास दिखा दो। ये सुनते साथ ही तो वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, मुझे आपकी ये डील भी मंजूर है। लेडीज मास्टर शियाओची यूनफेंग से कहती है कि यूनफेंग आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे 7 साल पहले का वो पास्ट दिखा देता हूँ जहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हुई थी। यहाँ पर रास्ते पर जाते हुए शियाओची के साथ छोटी बच्ची लिन भी जा रही थी, जो कि उसे बोल रही थी कि हमें तो उन लोगों को खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि रास्ते में इन लोगों ने हम पर हमला कर दिया था। लेकिन शियाओची उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, वो अब हमारे पास आए हैं और उन लोगों ने हमें सोल देने हैं, इसलिए हम लोगों को उनका पास दिखाना ही होगा। लिन जो बातें कह रही थी यूनफेंग ने सारी बातों को सुन लिया था, इसलिए यूनफेंग उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हारी बातें सुन ली है। लिन उसे कहती है कि अच्छा तुमने मेरी बातें सुन ली है तो मेरा भी तुमसे एक शर्त है। वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा पास नजर आ जाए तो तुम मास्टर को तो सोल दोगे, लेकिन हमें क्या दोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम यूवी को मेरा 3 साल तक गुलाम बना दो। यूवी सुनकर गुस्सा हो जाती है और लिन पर हमला करनी ही वाली थी, लेकिन यूनफेंग उसे रोक लेता है और लिन से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे मास्टर का हुक्म है। यूनफेंग लिन से कहता है कि तुम 9 लेवल की कल्टीवेशन कर रही हो और अगर 9 लेवल में तुम इस तरह से घमंडी बन कर रही तो तुम्हारा हार्ट डैमेज हो सकता है। ये सुनकर तो लिन काफी हैरान रह जाती है कि मेरी रिलेटेड यूनफेंग कैसे जानता है। शियाओची ये सुनकर हैरान रह जाती है। यूनफेंग ने उसे बताया कि अगर तुमने 1 महीने तक इसे सही नहीं किया तो तुम मारी जा सकती हो। ये सुनकर तो लिन काफी ज्यादा निराश हो जाती है, लेकिन यूनफेंग उसे कहता है कि जब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। शियाओची ये सुनकर उसे कहती है कि क्या यूनफेंग तुम इसकी जान बचा सकते हो तो जल्दी जल्दी से तुम्हें इसकी जान बचाना होगी। यूवी भी शियाओची को बताती है कि शियाओची हाँ ये सब कुछ कर सकता है और तुम्हें इस तरह का बंदा पूरी सिटी में नहीं मिलने वाला है जो कि हमारे लिए एक सोने की तरह का है। लिन और शियाओची अब काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी। लिन तो यूनफेंग से कहती है कि यूनफेंग मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है क्या इसके बावजूद भी तुम मेरी हेल्प करोगी? यूनफेंग उसे कहता है कि हाँ जरूर, अगर तुम मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचा देते हो और तुम मुझे अपना पास दिखा देते हो तो मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। अब कुछ ही देर गुजरने के बाद वो सारे अब तियांची पवेलियन के गेट के करीब पहुंचा जाते हैं जहां पर इन्हें अब पास दिखाया जाने वाला था। शियाओची के साथ साथ वहां पर बाकी सारे साथी भी पहुंच आ गए थे, जहां पर शियाओची यूनफेंग से कहती है कि यूनफेंग यहाँ पर मौजूद सारे के सारे जगहों के पास्ट के मेमोरीज मौजूद हैं और अब फाइनली वो से कहती है कि तुम अब अपनी आंखें बंद कर लो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास्ट को अच्छे से दिखा सकूं। ये सुनते ही तो यूनफेंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। यूनफेंग देख रहा था और वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि सबसे पहले उसे पॉइजनस सेक्स के 7 लोग दिख जाते हैं जिन लोगों ने इनके फादर पर हमला किया था, लेकिन ये सब कुछ यूनफेंग ने देखा था। लेकिन जैसे ही उसका टाइम खत्म हो जाता है और शियाओची ने इस सिस्टम को बंद कर दिया था तो यूनफेंग उसे कहता है कि अरे तुमने क्यों बंद कर दिया है? अभी भी मेरे 2 लोग बाकी हैं जिन लोगों के रिलेटेड में जानकारी हासिल करने यहाँ आया था। लेकिन वो उसे कहती है कि हमारे पास तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही जानकारी थी और यही पास था, मुझे और यहाँ से आगे कुछ खास नहीं पता है और न ही हमारे सिस्टम को पता है। जिस पर यूनफेंग उसे कहता है कि मैंने तो सुना है कि तियांची पवेलियन में सारे के सारी रिलेटेड पास्ट में मौजूद मेमोरीज का पता चल जाता है, लेकिन वो उसे कहती है कि हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमन ही जितना मेमोरीज रख सकते हैं। यूनफेंग उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर उन लोगों के रिलेटेड जानने आया था जो कि लास्ट में 3 लोग आए हुए थे और वो मेरे पेरेंट्स की जान भी बचाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर तुमने तो मुझे आधी अधूरी कहानी के रिलेटेड बता दिया है, तो अब मैं आगे कहाँ जाऊंगा, कहाँ अपने पास्ट को पता करूंगा। यूनफेंग अब उन लोगों से बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि उससे अब पता चल जाता है कि ये लोग मुझे और ज्यादा पास्ट के रिलेटेड बिल्कुल ही बताना ही नहीं चाहते हैं और ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। ये जानने के बाद तो यूनफेंग उनसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं फिर यहाँ से चले जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले लेने से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी उस चीज को हील कर लोगे। वो उसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। अगली सीन में हमें उन लोगों को एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर लिन यूनफेंग से कहती है कि यूनफेंग क्या तुम मेरा यहीं पर इलाज करोगे? यूनफेंग उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा यहीं पर इलाज करने वाला हूँ। लिन थोड़ी थोड़ी सहमी लग रही थी, लेकिन यूनफेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी बोलूंगा बस तुम्हें वैसा करते चले जाना है और मैं जल्द से जल्द तुम्हें हील कर लूंगा। लिन उसे कहती है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ। यूनफेंग उसे कहता है कि तुम्हें बस अपने सर में एक छोटी सी नीडल लगाना होगी
होगी। ये सुनकर तो पास में मौजूद शाओची हैरान हो जाती है कि एक नीडल से इसका कैसे इलाज हो जाएगा। यूवी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि युनफेंग ही सिर्फ और सिर्फ इस काम को कर सकता है और बाकी लोगों के लिए ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर शाओची को कुछ थोड़ा आराम आ ही जाता है क्योंकि यूवी काफी एक्साइटेड थी। युनफेंग अब उन सारों से कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, लेकिन शाओची वहाँ से नहीं जा रही थी। लेकिन फाइनली लेन के कहने पर शाओची भी वहाँ से चली जाती है क्योंकि लेन को अपने आप की इंजरीज और साथ ही साथ में अपने आप को ठीक करना था। युनफेंग अपने रूम में बैठे बैठे नीडल लेकर कर लेन के सर में लगा देता है और अपनी एनर्जी को उस नीडल में ट्रांसफर करने लग गया था। धीरे धीरे करती हुई वो नीडल लेन की बॉडी से डार्क एनर्जी को निकाल कर अपने आप में ट्रांसफॉर्म करने लग गई थी। लेकिन बाहर की जानिब हम देखते हैं कि यूवी और उसका दूसरा साथी मोंग तो बस शांति से खड़े हुए थे, लेकिन शाओची काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। शाओची इसलिए परेशान थी कि इतनी छोटी सी इंजरीज थी और इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए वो दरवाजे को तोड़ लेती है और दूसरी तरफ लिन कपड़े पहन रही थी जिससे वो गलत समझ लेती है। ये देखते साथी तो युनफेंग पर उसने हमला कर दिया था। युनफेंग ने उस ड्रैगन को रोकने के लिए धर्मा बॉडी एक्टिवेट करके उसके हमले को डॉज कर दिया था। शाओची ये देखकर काफी हैरान थी कि युनफेंग के पास धर्मा बॉडी की पावर्स भी हैं और तभी यहाँ पर उसके पास लिन भी आ जाती है। लिन उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर वो उसे कहती है कि इसके साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन लिन उससे बताती है कि इसने मेरी सारी डार्क एनर्जी को नीडल के थ्रू निकाल लिया है और अब मैं बिल्कुल ही ठीक हो चुकी हूँ। शाओची यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा भी हो गई थी, लेकिन युनफेंग उसे कहता है कि मुझे ये मालूम नहीं था कि सेवंथ प्रिंसेस मुझे यहाँ पर मिलेगी। युनफेंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथ के ऊपर कोल्ड आइस टेक्निक को देख लिया है और जिसके पास भी ये टेक्निक हो वो सेवंथ प्रिंस है आज की। ये सुनकर उसके दोनों साथी भी हैरान थे कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को किस तरह से जानते हैं। लेकिन शाओची उसे कहती है कि मेरा अपना हाथ तो काफी ज्यादा कवर है, तो तुमने उस पर मोहर कैसे देख लिया। युनफेंग उसे कहता है कि बस मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे अंदर ये पावर्स मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर वो वहाँ से जाने ही वाला था। लेकिन लेन उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। युनफेंग उसे वही सारी टेक्निक्स दे देता है जिसे उसने परफॉर्म करना था ताकि उसकी बॉडी जल्दी जल्दी से हील हो सके और इसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है। तभी यहाँ पर शाओची मास्टर फेंग्यू का उसे एक दस्तावेज दे देती है जिसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि उसकी बीवी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और जो कोई भी उसे ठीक कर लेगा तो वो उसे काफी ज्यादा ब्रिक्स और भी बहुत सारी पावर्स देगा। ये सुनकर युनफेंग उसे कहता है कि हाँ मैं वहाँ पर जरूर जाने वाला हूँ, लेकिन शाओची उसे कहती है कि वहाँ पर जाना आपके लिए खतरों से खाली नहीं होगा, शायद वो उन लोगों की कोई चाल भी हो सकती है। लेकिन युनफेंग उसे कहता है कि जो कुछ भी हो मैं वहाँ पर जरूर जाने वाला हूँ क्योंकि लोगों की जानें बचाना मेरा फर्ज है और लोगों की जानें बचाना एक अच्छा काम है। वहाँ पर वो सोल माउंटेन से नीचे रोते ही रहे थे, जिस पर युनफेंग को उसके साथी बोल रहे थे कि क्या तुम इस लड़की को किस तरह से जानती हो कि ये सेवंथ प्रिंसेस है। युनफेंग उन्हें बताता है कि ये सेवंथ प्रिंसेस सेवंथ मास्टर्स में से एक की बेटी है। यहाँ पर उन लोगों को ये भी शक होने लग गया था कि उन 7 मास्टर्स में से तो उन लोगों ने इन पर भी हमला कर दिया था और इसके फादर पर भी हमला कर दिया था। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि इनका फादर उन्हीं 7 लोगों में से मौजूद हो जिन लोगों ने इनके फादर को मारा था। और यहाँ पर तो वो इस तरह से गद्दार भी निकल सकती है या उसके फादर गद्दार हो सकते हैं। यहाँ पर यूवी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युनफेंग उसे कहता है कि नहीं नहीं मैं जरूर जाने वाला हूँ। लेकिन यूवी उसे कहती है कि हमें यहाँ पर सेवंथ प्रिंसेस से ये सारी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, तुम वहाँ पर खतरे में क्यों जा रहे हो। जिस पर युनफेंग उसे कहता है कि इन लोगों ने इसे सोल माउंटेन पर शिफ्ट कर दिया है, जिसका मतलब है कि ये लड़की को कुछ भी पता नहीं होगा और ना ही वो लोग उसे बताना चाहते हैं, इसलिए हमें वहाँ जरूर जाना होगा। अगली सीन में हमें फिर से युनफेंग और यूवी को दिखाया जाता है, जहां पर युनफेंग तो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शाओची ने हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई होगी। यूवी भी उसे बोल रही थी कि हाँ मुझे भी तो यही लग रहा है, उन लोगों ने शायद हमें ट्रैप में फंसाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी हो। अगर हम उसकी बीवी के इलाज करने के लिए पहुंच जाए और वहाँ हम पर हमला हो जाए तो हम क्या करेंगे। मोंग भी उसे यही कहता है कि हाँ हमारा जाना वहाँ सेफ नहीं होगा, इसलिए वहाँ हमें नहीं चलना चाहिए। अगली सीन में हमें उसी ही घर को दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस लेन का युनफेंग ने इलाज किया था और हम शाओची को देखते हैं कि जैसे ही लेन उसके पास आ जाती है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। लेनो से बताती है कि उसने मेरा ऐसे इलाज किया है कि मैं अब बता ही नहीं सकती हूँ, मेरी अब सारी इंजरीज और सारे जख्म भर चुके हैं और मैं अब काफी ज्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। शाओची ये सुनकर हैरान रह जाती है कि युनफेंग इतना ज्यादा अच्छा कलाकार भी हो सकता है और वो इतना ज्यादा अच्छे से इलाज करने भी जानता होगा, मुझे इतना ज्यादा यकीन और उम्मीद नहीं थी। अब यहाँ पर लेनो से पूछती है कि तुम युनफेंग को किस तरह से जानते हो, जिस पर वो बताती है कि युनफेंग के फादर और मेरे फादर एक दूसरे के दोस्त थे और तभी शायद हो सकता है कि हम दोनों की मुलाकात भी कहीं पर हो चुकी हो।
शाओची की ये बात बताते हुए हमें फ्लैशबैक सीन में फिर से दिखाया जाता है कि हमें एक ब्लैक मास्टर को देखते हैं जो कि यूनफेंग के ऊपर बात करते हुए बोल रहा था कि यूनफेंग फ्यूचर में काफी पावरफुल बनेगा। तभी वहाँ खड़े हुए बाकी मास्टर्स भी कह रहे थे कि यूनफेंग तो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए हमें अपनी बेटियों के साथ इसकी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ड्रेस में खड़ा हुआ यूनफेंग का फादर उनसे कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए फ्यूचर में कोई भी फैसला नहीं करने वाला हूँ, इसलिए ये फैसला तो मेरा बेटा यूनफेंग खुद करेगा। प्रेजेंट में लिन शाओची से कहती है कि शाओची, उस दिन अगर यूनफेंग के फादर मना नहीं करते तो आज के दिन यूनफेंग और तुम्हारी शादी हो चुकी होती। साथ ही साथ में शाओची उसे ये बोल रही थी कि हम वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फ्लैशबैक सीन में हमें शाओची और यूनफेंग के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दिन अचानक से शाओची को किसी सांप ने काट लिया था, इसलिए यूनफेंग ने उसके हाथों से जहर अपने मुंह से चूस कर निकाला था। नेक्स्ट सीन में हमें एक लंबे अरसे बाद फिर से यूनफेंग को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन विला में पहुंचा चुका था, जहाँ पर डिवाइन विला के दरवाजे पर खड़ा हुआ गार्ड यूनफेंग से कहता है कि यूनफेंग, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनफेंग उससे बताता है कि हम किंग फेंग यू की बीवी की जान बचाने के लिए आए हुए हैं, जिस पर वो गार्ड से कहता है कि तुम्हें मुझे टोकन दिखाना होगा, तभी जाकर मैं तुम्हें अंदर छोड़ूंगा। लेकिन यूनफेंग तो उसे कहता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि मैं तुम्हें दिखा सकूं और अंदर जाने के लिए इजाजत मांग लूं। ये सुनकर तो उस गार्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि जब तुम्हारे पास परमिशन लेने के लिए कोई खास चीज ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। कि अचानक से वहाँ पर हम गोंगशू नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि किंग ऑफ मेडिसिन कहलाता है। उसके आते ही तो सबसे पहले उसका सामना यूनफेंग और उसके साथियों से हो जाता है, जहाँ पर यूवी उसे कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये किंग ऑफ मेडिसिन कहलाएगा, क्योंकि ये दिखने में भी मेडिसिन मास्टर की तरह लग ही नहीं रहा है। तो इसके पास पावर कहाँ से आ गई होगी कि इसे किंग ऑफ मेडिसिन करार दे दिया गया है। साथ ही साथ में यूनफेंग और वहाँ एक खड़ी हुई दूसरी लड़की भी ये बातें सुन रहे थे। यूवी गोंगसोंग मास्टर पर गुस्सा हो जाती है और इसे कहती है कि हम लोग जरूर तुम्हारे इस पैलेस के अंदर जाएंगे, लेकिन गोंगसोंग मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें अपने मास्टर्स का इलाज करने कभी भी नहीं जाने दूंगा। तभी यहाँ पर गोंगसोंग मास्टर का एक डिसाइपल यूवी पर गुस्सा हो जाता है, जो कि देखते साथ ही उसने यूवी पर हमला करने की कोशिश की थी, मगर यूवी उसके हमले को डोज कर देती है और उस मास्टर को काफी घायल कर देती है। यूवी की इतनी पावर देखकर तो वहाँ खड़ी हुई सारे बच्चे लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि अरे यूवी इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, ये तो दरअसल में यूनफेंग की एक दूसरी साथी है। अगर यूवी इतनी ज्यादा पावरफुल है तो इसका मतलब है कि यूनफेंग इनका मास्टर है, तो मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। गोंगसोंग मास्टर सामने आकर यूवी से कहता है कि यूवी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम हमारे पैलेस के मेन दरवाजे पर खड़े होकर ऐसी हरकत कर रही हो। ये बातें सुनकर तो यूनफेंग भी अब सामने आ जाता है, जिसे देखकर गोंगसोंग तो अब काफी डर चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूनफेंग तो अब काफी ज्यादा पावरफुल होगा। गोंगसोंग मास्टर आगे बढ़ती हुई वो जैसे ही यूनफेंग पर हमला करने ही वाला था और उसने अपने टाइगर्स को भी एक्टिवेट कर दिया था कि तभी मोंक आगे आते हुए अपनी धर्मा टेक्निक से उन सारे मास्टर्स को मार गिरा देता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक न्यू मास्टर शाओतियान आ जाते हैं, जिसके पास उसकी बाकी सारी टीम भी आ रही थी और यहाँ पर यूनफेंग उसे देखकर तो बस शांत महसूस कर रहा था। तभी यूवी उसे पूछती है कि क्या तुम इसको जानते हो। यूनफेंग उसे बताता है कि हाँ, मैं पहले से ही इसे जानता हूँ। शाओतियान अपने साथियों से पूछ रहा था कि तुम लोग यूनफेंग को अंदर आने क्यों नहीं दे रहे हो, जिस पर उसके साथी उसे बता रहे थे कि इन तीनों के पास अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। तभी यहाँ पर गोंगसोंग भी शाओतियान के सामने आ चुका था और शाओतियान से कहता है कि मास्टर, काफी अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो, क्योंकि ये हम लोगों को मार रहे थे और इन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। के बाद यहाँ पर शाओतियान के पास एक लड़की आ जाती है जो कि शाओतियान के सामने बहुत ज्यादा आग छिड़कती है और उसे कहती है कि यूनफेंग ने हम लोगों को मारा है। ये दरअसल में यहाँ पर हमारे मास्टर की वाइफ को इलाज करने के लिए आया हुआ था, लेकिन ये अब हमारा दुश्मन बन गया है। शाओतियान आगे बढ़ती हुई यूनफेंग पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनफेंग ने अपनी धर्मा बॉडी का एक्टिवेट कर दिया था, जो कि एक्टिवेट करते साथ ही तो यूनफेंग ने अब उन सारे लोगों पर एक ही झड़प से हमला कर दिया था और उन लोगों को दूर फेंक दे देता है। वो लड़की जो उसके पास पैगाम लेकर आई थी कि ये हमारा दुश्मन बन गया है, वो आगे आती हुई उन लोगों को अब कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि यूनफेंग तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम लोगों को उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और यूनफेंग से पंगा ले लिया। अब तुम लोगों ने अंजाम भी देख लिया है। शाओतियान भी अब यूनफेंग के सामने आ जाता है और जैसे ही वो यूनफेंग पर हमला करने के लिए अपनी तलवार निकाल ही रहा था कि वहाँ पर उस जगह के सेकंड मास्टर आ जाते हैं। मास्टर के पहुंचते ही वो शाओतियान से कहता है कि शाओतियान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस तरफ हमारी मास्टर की वाइफ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। जैसे ही शाओतियान उन लोगों की तरफ अंदर
जाने लग जाता है कि तभी यहाँ पर मास्टर बाकी साथियों से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन सा रोला हो गया था और ये लोग कौन है। इस पर वहाँ खड़ा हुआ लड़का जो कि इन लोगों को चेक कर रहा था वो बताता है कि इसका नाम यूनफेंग है और ये लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पर मास्टर की वाइफ का इलाज करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इनके पास आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। सेकंड मास्टर यूनफेंग से कहता है कि यूनफेंग अगर तुम उसकी वाइफ का इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। यूनफेंग उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपके सामने अपने आप की डॉक्टरी को प्रूव कर लेता हूँ। यूनफेंग जैसे ही उस लड़की की तरफ देख लेता है जो कि यहाँ का चेक करता है और उससे कहता है कि तुम बीमार हो, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। यूनफेंग उससे बताता है कि तुम्हारे हार्ट में जलन होगी और साथ ही साथ में तुम्हें और भी बहुत सारी फीलिंग्स आएंगी। ये सुनकर शाओशिया हैरान रह जाता है और मास्टर से कहता है कि हाँ मास्टर, यूनफेंग ने सही तो बोला है, लेकिन सेकंड मास्टर से कहता है कि यूनफेंग ये तो एक आम शख्स भी जान लेता है कि सामने खड़ी हुई शख्स को कौन सी बीमारी है, इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा खुद को प्रूव करना पड़ेगा। यूनफेंग और भी ज्यादा खुद को प्रूव करवा देता है और शाओशिया की और भी सारी बीमारी को बता देता है। यूनफेंग ने उसके हैमर की पावर को भी चेक कर लिया था और उसके हैमर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज हो रही थी और उसे सेट करने के बाद यूनफेंग यून शाओ को वापस कर देता है और शाओ शाओ से कहता है कि अरे तुम्हें मालूम भी है कि तुम इस हैमर का यूज 1 महीने के बाद नहीं कर पाओगे और शायद ये भी हो सकता है कि तुम 1 महीने बाद मारे जाओ, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फाइनली सेकंड एल्डर मास्टर उसके साथ ये बात मान जाता है कि हाँ तुम वाकई में ही अच्छे डॉक्टर हो, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें हमारे मास्टर की वाइफ के इलाज के साथ साथ शाओ शाओ की इलाज की भी करना होगा। यूनफेंग उसे कहता है कि जी मास्टर, जरूर मैं इसका इलाज कर लूंगा और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो शाओ शाओ को अपनी सारी नीडल्स पावर यूज करती हुई उसका इलाज कर रहा था। धीरे धीरे करती हुई यूनफेंग की नीडल्स उसकी बॉडी से डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यूनफेंग को मालूम हो जाता है कि अरे इसको तो ज्यादा से ज्यादा तकलीफ होना थी, लेकिन फाइनली अब मैं इसकी जान बचा लूंगा। फाइनली यूनफेंग ने उसका इलाज कर लिया था, लेकिन यहाँ पर यूनफेंग उससे कहता है कि तुम्हें मालूम है कि ये सब कुछ उसी हैमर की वजह से हुआ है। जिस पर शाओ शाओ से कहता है कि चलो ठीक है, मैं उस हैमर को फेंक दूंगा। जिस पर यूनफेंग उसे कहता है कि नहीं नहीं, उसे फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम हील हो जाओगे तो तुम उसे अच्छे से यूज कर सकोगे। और इसके बाद सेकंड मास्टर से कहता है कि अब हमें वाइफ की जान बचाने के लिए चले जाना चाहिए। अगली सीन में हमें हाल के अंदर गोंगसुंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उसका इलाज करने के लिए पहुंचा गया था। जैसे ही गोंगसुंग अंदर एंटर हो जाता है तो वहाँ खड़े हुए सारे मास्टर उसे बोलते हैं कि अरे तुम इतने ज्यादा लेट क्यों हो गए हो। गोंगसुंग उसे बताता है कि मुझे रास्ते में एक चीटर लड़का मिल गया था जिसकी वजह से उसके साथ मेरी फाइट भी होने वाली थी, मगर सेकंड मास्टर ने आकर उस फाइट को रुकवा दिया और उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। किंग यहाँ पर उनसे कहता है कि जल्दी जल्दी से उस लड़के को पकड़ लो कि वो हमारा और ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर सकेगी। तभी यहाँ पर हम मंदिर की जानिब देखते हैं कि उसकी वाइफ क्वीन को काफी तकलीफ होने लग जाती है। ये सुनकर तो किंग और भी ज्यादा परेशान हो गया था और गोंगसुंग से कहता है कि क्या तुम्हें उम्मीद तो है ना कि तुम मेरी बीवी का अच्छे से इलाज कर लोगे। गोंगसुंग भी उसे कहता है कि मास्टर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गोंगसुंग जैसे ही उसकी बीवी का हाथ चेक कर लेता है तो उसे मालूम हो जाता है कि इसकी तबीयत आगे जाकर और भी ज्यादा खराब होने वाली है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी से इसकी बॉडी में नीडल्स लगाना होंगी। तभी वहाँ पर बाकी सारे मास्टर्स भी आ जाते हैं जो कि गोंगसुंग की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि गोंगसुंग एक अच्छा मेडिसिन मास्टर है और वो जल्दी जल्दी से आपकी वाइफ को सेट करके उसका इलाज जरूर कर लेगा। ये सुनकर मास्टर बाकी सारे मास्टर्स को कहता है कि आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनते साथ ही वो मास्टर तो वहाँ से चले जाते हैं, मगर ज़ियाओफेन वहाँ से नहीं जाता और गोंगसुंग से कहता है कि गोंगसुंग मैं जानता हूँ कि तुम इसका इलाज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस पॉइजन जो कि इस बॉडी में फैला हुआ है वो दरअसल में एक डिमोनिक पॉइजन है और तुम्हें पहले से मालूम होना चाहिए कि डिमोनिक पॉइजन का इलाज करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, इसमें किसी दूसरे की जान भी जा सकती है। तो तुम कैसे दावा कर सकते हो तो तुम इस पॉइजन को रिमूव कर लोगे। ज़ियाओफेन के चले जाने के बाद गोंगसुंग ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया था जिसमें वो अपने सारी नीडल्स निकाल कर उस क्वीन की बॉडी में एंटर कर देता है जो कि धीरे धीरे करते हुए उसकी बॉडी में असर करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्वीन की तबीयत धीरे धीरे करके बहाल होना शुरू हो गई थी। और वहाँ खड़ी हुई दोनों लड़कियां ये जानकर खुश हो जाती हैं और बोल रही थी कि अब हमारी क्वीन की जान काफी ज्यादा जल्दी सेहतयाब हो जाएगी। बाहर खड़ा हुआ किंग भी बातें सुन लेता है और वो काफी खुश हो जाता है और बाकी मास्टर्स भी खुश लग रहे थे, इसलिए जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही किसी मास्टर पर खुशी का मौका आ जाता है तो वो बाकी सारे लोगों को गिफ्ट देता है, लेकिन गिफ्ट देने से पहले ही अंदर से काफी ज्यादा तेज एनर्जी बाहर निकल कर आ जाती है जो कि देखते साथ ही तो मास्टर किंग वहाँ पर अंदर चला आ गया था और वो देखते हैं कि डीमन मिनी क्रिएचर तो उन लोगों पर हमला कर रहा था, जिसे देखकर तो वो सारे भी अपने आप की जान बचाने में लग जाते हैं। साथ ही साथ में फिजिशियन गोंगसुंग भी अपनी जान बचा रहा था और
वो मिनी क्रिएचर काफी ज्यादा डेंजरस तरीके से इन पर अटैक्स कर रहा था। यहाँ पर उसकी तबीयत धीरे धीरे करके खराब होने लग जाती है, जिस पर किंग मास्टर गोंगसोंग से पूछता है कि गोंगसोंग मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। गोंगसोंग किंग मास्टर को बताता है कि मास्टर में ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी बॉडी के अंदर एक न्यू चीज जन्म ले रही है जो कि इसी ही पॉइजन से क्रिएट हो चुकी है। जियाफान भी वहाँ पर फिर से आ जाता है और किंग मास्टर से कहता है कि मुझे तो पहले से ही मालूम था कि ये सब कुछ इतनी ज्यादा आसानी से कंट्रोल नहीं होगा। जिस पर किंग मास्टर से कहता है कि चलो ठीक है, अब जो कुछ हो गया है, लेकिन आगे हमें बताओ कि क्या करना होगा। जिस पर यानफेंग उसे बताता है कि मास्टर अब ये कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसने सारे मामले को खराब कर दिया है। कि तभी वहाँ पर यानफेंग भी बाहर की जाने पहुंचा गया था। जिस पर मास्टर उसे बता रहे थे कि क्या तुम्हें मालूम है कि अब यहाँ पर तबीयत उसकी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, और अंदर की जानिब हम देखते हैं कि वो प्लांट डीमन फिर से एक्टिवेट हो गया था और वो लोग उस पर हमला भी कर रहे थे, मगर वो तो उनके कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था और उल्टा उस क्वीन को इससे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। किंग मास्टर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो जैसे ही पेड़ से उस प्लांट डीमन पर हमला करने लग जाता है तो छोटी बच्ची उसका हाथ रोक लेती है और उसे कहती है कि नहीं, इससे मॉम को भी तकलीफ हो रही है, जो कि सच में ही उसकी मॉम को भी तकलीफ हो रही थी। और वहाँ खड़े हुए वहाँ मास्टर्स कह रहे थे कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जैसा कि रियल लाइफ में होता है कि जब मुसीबत आ जाए तो सारे भाग चले जाते हैं। यानफेंग भी वहाँ पर बाहर ही खड़ा हुआ था, लेकिन इस तरफ यहाँ पर इसकी तबीयत और भी खराब होने लग जाती है और वो मास्टर भी जाने का बोल जाते हैं। तो ये सुनकर तो किंग मास्टर और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। अभी वहाँ पर यानफेंग के पास तो शाओशी और सेकंड मास्टर भी पहुंचा जाते हैं, जो कि किंग मास्टर को बताते हैं कि हमने तो आने में देर कर दी है। किंग मास्टर उनसे पूछता है कि ये लड़का कौन है, जिस पर उसे बताया जाता है कि ये वही है जिसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और फाइनली ये अब अंदर पहुंचा गया है। शाओशी मास्टर को यकीन दिलाता है कि इसने मेरी बॉडी में मौजूद सारे पॉइजन को भी खत्म कर दिया है, इसलिए ये आपकी वाइफ का इलाज भी अच्छे से कर लेगा। शाओफान भी ये बातें सुनकर हैरान रह जाता है और कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि यानफेंग ये इलाज कर लेगा, क्योंकि ये इलाज करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। वो बताता है कि हमारी पूरी सिटी में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि यानफेंग की पावर को लेवल के ज्यादा लेवल के हैं, और वो लोग ही सिर्फ जानते हैं कैसे कैसे करना है, तो यानफेंग ये सब कुछ कैसे जान पाएगा, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। उनके बीच में बात चल ही रही थी कि तभी यहाँ पर वो लोगों से बोल रहे थे कि हम लोग आपसे इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। ये सुनकर यूवी उन पर गुस्सा हो जाती है, मगर यानफेंग उसके गुस्से को ठंडा कर देती है। अब यूवी की पावर को देखकर किंग मास्टर को भी अंदाजा हो जाता है कि अगर यूवी इतनी ज्यादा पावरफुल है तो यानफेंग भी पावरफुल है। फाइनली किंग मास्टर उसके साथ मान जाता है कि तुम मेरी वाइफ का इलाज कर सकती हो, मैं तुम्हें इजाजत दे देता हूँ। यानफेंग आगे बढ़ती हुई अपनी नीडल बॉक्स को निकाल लेता है, जो कि जियाफान भी ये सब कुछ देख रहा था और उसे लगता है कि हाँ, अभी मुझे भी यकीन आने वाला है कि यानफेंग ये सब कुछ कर लेगा। यानफेंग अपना एक एक नीडल निकाल रहा था, जो कि डायरेक्टली ही उसी ही डीमन प्लांट को टारगेट कर रहा था, जिससे डीमन प्लांट को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर क्वीन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये सब कुछ देखकर तो वहाँ खड़े सारे के सारे मास्टर्स और डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को लगने लग गया था कि ये अब बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में इलाज कर रहा है। साथ ही साथ में किंग मास्टर भी हैरान और परेशान खड़ा हुआ था कि ये सब कुछ क्या कर रहा है, लेकिन खैर फिर भी उसे यानफेंग पर यकीन तो था ही, और ऐसे यकीन आ भी रहा था क्योंकि यानफेंग बिल्कुल सही से उसका नीडल का यूज कर रहा था, जिससे उसकी वाइफ को तकलीफ भी नहीं हो रही थी। कुछ टाइम तक उसे कंट्रोल करने के बाद तो यहाँ पर बाहर खड़े हुए सारे लोग अभी भी यानफेंग के ऊपर बात ही कर रहे थे, और फाइनली कुछ ही देर गुजर जाने के बाद यानफेंग उन सारी नीडल्स को टारगेट कर लेते हुए उसकी बॉडी में मर्ज कर देता है। जियाफान कहता है कि अरे इसकी नीडल टेक्निक कितनी ज्यादा परफेक्ट है और परफेक्ट जगह पर नीडल जाकर लगते हैं। गोंगसोंग कह रहा था कि अरे इतनी ज्यादा परफेक्ट नीडल टेक्निक तो मेरे फादर की भी नहीं थी। यानफेंग ने दरअसल में ड्रा टेक्निक को यूज किया था, जिससे यहाँ पर उसकी बॉडी में मौजूद पॉइजन धीरे धीरे करके खत्म तो होने ही लग जाता है और सारा पॉइजन उन नीडल में ट्रांसफर हो चुका था। अभी अचानक से वो डीमन प्लांट धीरे धीरे करके फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है, जिसे देखकर तो वहाँ यानफेंग खड़ा होकर अपने यूनियन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक्टिवेट करते साथ ही तो वो यूनियन की एनर्जी उसी ही प्लांट डीमन को अपने गिर्द नीचे खींची जा रही थी, और फाइनली वो उसे डिस्ट्रॉय कर ही दे देता है और उसने यूनियन फॉर्मेशन में उसे डाल दिया था। फाइनली ये सब कुछ देखकर तो किंग मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यानफेंग से पूछता है कि क्या मेरी वाइफ अब ठीक हो गई है। यानफेंग उसे बताता है कि बस अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी में अब थोड़ा सा पॉइजन रह गया है और हमने प्लांट डीमन को तो खत्म ही कर दिया है। अब वो एक एक नीडल का यूज करके वहाँ उसकी बॉडी में मौजूद डार्क एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लग गया था।
साथ ही साथ में यहाँ पर जाती हुई किंग मास्टर से कहता है कि मैं आपको एक तोहफा भी दे देना चाहता हूँ, जो कि उसके सामने अपने तोहफे को भी पेश कर लेता है। किंग मास्टर ने उसे तोहफा तो दे दिया था, साथ ही साथ में वो उसे कहता है कि मैं आपको आपकी एक बेटी की रिश्ता भी दे देना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या नाम है और वो क्या काम किया करते हैं, इसलिए मैं आपको आपका रिश्ता दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी यहाँ पर मजाक करते हुए बोल रही थी कि मैं इस लड़के का फेस तो देखना चाहूंगी, लेकिन वो लड़का उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी वाइफ बिल्कुल ही अच्छे से सही सलामत हो जाए। वो बताता है कि अभी उसके पास सिर्फ 3 महीनों का टाइम है, इसलिए हमें 3 महीनों में जल्दी से उसकी बॉडी में से मौजूद सारा का सारा पॉइजन रिलीज करना होगा। ये सुनकर तो किंग मास्टर को फिर से एक धचका लग जाता है और वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। यूनफेंग उसे एक लिस्ट देकर कहता है कि जल्दी से जाओ और इस लिस्ट में लिखी हुई सारी चीजों को तुम्हें ढूंढ कर लाना होगा। लेकिन जैसे ही मास्टर उसे देख लेता है तो उसे लगता है कि ये एक चीज मुझे नहीं मिल पाएगी, जो कि 5 कलर लोटस है। लेकिन यूनफेंग उसे कहता है कि यही तो हमसे सबसे ज्यादा जरूरत है और ये ज्यादा से ज्यादा रेयर भी है, इसलिए हमें इसे जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालना होगा। जियाफान भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो कि उन्हें बताता है कि मैं जानता हूँ कि ये 5 कलर लोटस हमें कहाँ पर मिलेगा। ये उस जगह पर एक सिटी है, वहाँ पर हमें मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर योनदोन रियलम के काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहा करते हैं। वो बता रहा था कि मैं कई साल पहले वहाँ पर एक मर्तबा गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर मेरा उनसे सामना हो गया था, इसलिए अगर हमारे साथ कोई ऐसा पावरफुल शख्स चला जाए जो कि उनका मुकाबला कर सके तो हम 5 कलर लोटस को लेकर आ जाएंगे। तभी यहाँ पर किंग मास्टर ये ऐलान कर देता है कि जो कोई भी इस चीज को लेकर आएगा मैं उससे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड दूंगा। डिवाइन स्वॉर्ड दरअसल में काफी ज्यादा गोल्डन स्वॉर्ड होती है, जो कि कीमती भी होती है। अब ये सुनकर तो वो सारे मन ही मन में यही सोच रहे थे कि हमें मास्टर की डिवाइन स्वॉर्ड तो लाजमी चाहिए होगी, इसलिए उनके मन में आ रहा था कि हमें जल्दी से इस चीज को करना पड़ेगा। अगर ये काम मुश्किल है, लेकिन हम डिवाइन स्वॉर्ड के लिए जरूर कर लेंगे। जियाफान किंग मास्टर से कहता है कि मैं जाने वाला हूँ और मैं आपके लिए इस मर्तबा इस काम को जरूर करके दिखाऊंगा। मुझे किसी भी चीज से लड़ना पड़े, लेकिन मैं डिवाइन स्वॉर्ड के लिए जरूर लड़ूंगा। तभी वो जैसे ही जाने वाला था तो वहाँ खड़े हुए मास्टर भी उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर मिलेगा, हम भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन जियाफान उसे कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया हूँ कि वो कहाँ पर मिलेगा, और वो उन लोगों को बिना बताए ही वहाँ से निकल पड़ता है। यूनफेंग जैसे ही वहाँ से जाने वाला था तो किंग मास्टर उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अगली सीन में हमें उन्हें रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग मास्टर से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ पर रहते हो और तुम्हारा घर कहाँ पर है। यूनफेंग ने तो असल में उसे अपना रियल नेम ही नहीं बताया था, बल्कि वो अपना नेम ये फेंग बताता है और उसे कहता है मैं कहीं जंगल में रहा करता हूँ। लेकिन खैर किंग से कहता है कि चलिए ठीक है, मैं आपका रहने का अच्छे से इंतजाम कर लेता हूँ, और वो वहाँ पर ये फेंग को रुखसत कर लेता है। जैसे ही वो वहाँ से चले गए थे तो किंग मास्टर के साथ खड़ा हुआ एल्डर मास्टर से पूछता है कि अरे मास्टर, आप इस लड़के में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो, कोई खास बात तो नहीं है। किंग मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये फ्यूचर में हमारे साथ ही शामिल हो जाए। लेकिन वो ये भी कह रहा था कि मुझे लगता है कि ये लड़का हमारे राज्य में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता जैसे ही इसके सामने रख लिया था तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। वो कहता है कि अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट कर ले और हमारे साथ शामिल हो जाए तो मैं इसको यहाँ का राजा बना दूंगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल करना ही नहीं चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से यूनफेंग और साथ में जियाफान को दिखाया जाता है। जियाफान उसके पास आकर उसे कहता है कि क्या 5 कलर लोटस में ढूंढने में आप मेरी हेल्प करोगे। यूनफेंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हारे साथ उस 5 कलर लोटस को ढूंढ कर ले आया तो वो मैं तुमसे छीन लूंगा और उस डिवाइन स्वॉर्ड को मैं खुद ही रख लूंगा। जियाफान उसे कहता है कि मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी क्वीन की जान जल्दी से बच सके। यूनफेंग उसके साथ मान जाता है कि ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और उसके जाने के बाद तो यहाँ पर उसका मोंक साथी उसे बोल रहा था कि तुमने उसके साथ बात क्यों मान ली है, तुमसे वो सब कुछ छीन लेगा। यूनफेंग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मुझे अपने साथ क्यों अंदर लेकर जाना चाहता है, क्योंकि कुछ साल पहले ये वहाँ पर गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर मॉन्स्टर के हमले की वजह से वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाए, इसलिए इस मरतबा वो मेरी हेल्प लेना चाहता है। अगली सीन में हमें मास्टर्स को दिखाया जाता है जो कि जियाफान के ऊपर बात कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जियाफान ये अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, इसलिए उसे भी किसी की हेल्प लेना होगी, क्योंकि 3 साल पहले वो गया था लेकिन वो फिर वहाँ से खाली लाती लौट कर आ गया था, इसलिए वो चाहेगा कि वो उस डॉक्टर यूनफेंग की हेल्प जरूर लेगा। मास्टर्स बात कर रहे थे कि हम इस डिवाइन स्वॉर्ड को किसी और के हाथ लगने नहीं देने वाले हैं, इसलिए जल्दी से हमें भी उस जगह पर अपने लोगों को भेज देना चाहिए ताकि हम उस 5 कलर लोटस को लेकर आ सकें। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर गोंगसोंग को भी दिखाया जाता
जाता है, जो कि पहले उसका इलाज करने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो उसकी बीवी का इलाज कर ही नहीं पाया और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और ये सारा गुस्सा उसे यूनफेंग पर आ रहा था। उसका ताल्लुक दरअसल में इमोर्टल सिटी से था और वो चाहता है कि वो सारी इमोर्टल सिटी को मिलाकर यूनफेंग को डिस्ट्रॉय कर दे और वो 5 कलर लोटस को भी लेकर आ जाए, इसलिए वो उसे हुक्म दे देता है। गोंगसोंग अपने पास खड़े हुए साथी से कहता है कि हमें उस माउंटेन पर पहले ही पहुंच जाना चाहिए और हम उस डॉक्टर को वहीं पर ही खत्म कर देंगे। हालांकि ज़ियाओफेन वो साथ मिलकर जा रहे हैं, लेकिन हम उस डॉक्टर को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हमें रात का अंधेरा दिखाया जाता है, जहां पर यूनफेंग को मारने के लिए और उस पर नजर रखने के लिए कोई शख्स आ जाता है। अंदर की जानिब हम यूनफेंग को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। यूनफेंग ने उसे देख लिया था। अब यूनफेंग और वो दोनों छतों पर खड़े होकर एक दूसरे के सामने आ चुके थे। वो शख्स दरअसल में युआनदुआन रियलम पर पहुंच चुका था, लेकिन यूनफेंग भी कुछ ज्यादा कमजोर नहीं था। यूनफेंग आगे आते हुए असैसिन पर हमला कर देता है, मगर इस मर्तबा वो असैसिन ने अपनी स्वॉर्ड से स्लैशर अटैक को डोज कर दिया था और वो खुद की क्लोन टेक्निक का यूज करके यूनफेंग पर ही हमला कर देता है। यूनफेंग उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। वो असैसिन उसे कहता है कि तुम्हें किंग मास्टर ने एक चीज दी है और वो एक तोहफा है, इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि मैं तुमसे उस तोहफे को छीन लूं। ये सुनकर यूनफेंग ने फिर आगे आते हुए उसकी क्लोन पर हमला कर दिया था, मगर क्लोन स्वॉर्ड को इस मर्तबा यूनफेंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो बार बार ही यूनफेंग पर हमला कर रहा था। यूनफेंग ने लगातार हमला करने की वजह से उस असैसिन को तो डरा ही दे दिया था, जिससे वो वहाँ से भाग चला जाता है। यूनफेंग अब नीचे आ गया था और यहाँ पर मोंग और यूवी भी उसके पास आ जाती है, जो कि उसे बताती है कि मैंने बटरफ्लाई को उसके पीछे लगा दिया है, जो कि जासूस की तरह काम करेगी और उसके ठिकाने तक हम लोगों का पता पहुंचा देगी और हम लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि आखिर वो शख्स कौन था और हम पर हमला करने के लिए उसे किसने भेजा हुआ था। मोंग यूनफेंग से कहता है कि क्या तुमने उसके पास कोई मिस्टीरियस सी चीज तो नहीं देखी, जिस पर यूनफेंग उसे बताता है कि मैंने उसके पास एक स्वॉर्ड देखी है, जो कि 7 साल पहले मैंने कभी देखी हुई थी और वो मुझे देखी देखी लग रही थी। दरअसल में यूनफेंग के पेरेंट्स को जिन लोगों ने मारा हुआ था, यूनफेंग को ये लगने लग जाता है कि अरे ये स्वॉर्ड तो उन्हीं लोगों में से किसी के पास मौजूद थी या शायद यही असैसिन भी उन लोगों में मौजूद होगा। जिस पर यूवी उसे कहती है कि फिर तुमने इस शख्स को मारा क्यों नहीं है। यूनफेंग उसे बताता है कि अगर हम उसे पहले पहल में मार देते तो वो लोग तो कभी भी हम लोगों के सामने नहीं आते, इसलिए अब जबकि हमने उसके पीछे अपने जासूस को भेज दिया है तो वो जरूर हम लोगों को मिल जाएंगे और हम लोग उनके ठिकाने तक भी पहुंच जाएंगे। अगली सीन में हमें काफी ज्यादा देर गुजर जाने के बाद फिर से उसी ही शख्स को दिखाया जाता है जिसने यूनफेंग पर हमला किया था और वो असैसिन पहाड़ों में जा रहा था, मगर बटरफ्लाई अभी भी उसका पीछा कर रही थी। बटरफ्लाई उसका पीछा करते हुए फिर से वापस आ जाती है और यूवी को सारी इंफॉर्मेशन बता देती है कि आखिरकार वो शख्स कहां पर गया हुआ था। ये सुनकर यूनफेंग वहां पर अपने एक टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो कि वहां उस सिटी के सारे लोग बेहोश हो चुके थे और वो एक पोर्टल ओपन करके उस जगह के अंदर देखने लग जाता है जिस जगह उन लोगों ने पता लगा लिया था। आई होप आप सारे दोस्त यहाँ तक तो इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर ही रहे होंगे और आगे जाकर ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर लेना, तभी जाकर मैं आप सारे दोस्तों के लिए इसका नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जासूस जान बचाते बचाते तो अपने मास्टर के पास पहुंचा जाता है और जैसे ही उसके मास्टर उसे देख लेता है तो वो तो थोड़ा सा जख्मी भी हो गया था। मास्टर उस असैसिन से पूछता है कि तुम कैसे जख्मी हो गए थे। वो बता रहा था कि मुझ पर यूनफेंग ने हमला कर दिया था और यूनफेंग के पास एक कीमती ज्यादा से ज्यादा कीमती स्वॉर्ड भी थी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। ये सब कुछ दरअसल में वो पोर्टल ओपन करके देख रहे थे, जहाँ पर यूनफेंग और साथ ही साथ में यूवी ने ये सब कुछ अंदाजा लगा लिया कि आखिरकार वो लोग कौन हो सकते हैं। यूवी और उसका दूसरा साथी मोंग यूनफेंग से पूछते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये 30 साल से ज्यादा बड़ा होगा और क्या आपको लगता है कि 7 साल पहले के इंसिडेंट में ये भी उन लोगों में शामिल हो सकता है। यूनफेंग उन्हें बताता है कि मुझे नहीं लगता कि वह असैसिन उन लोगों में शामिल हो सकता है जिन लोगों ने मेरे फादर को मारा था, लेकिन उसका मास्टर जिसकी एज 30 ईयर है वो जरूर उन लोगों में शामिल होगा। तभी हमें सुबह के टाइम में दिखाया जाता है कि ज़ियाओफेन जल्दी से यूनफेंग के रूम में आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यूनफेंग पर किसी ने हमला कर दिया था और वो ये नहीं चाहता था कि यूनफेंग को कोई खत्म कर दे, क्योंकि वो 5 कलर लोटस के साथ ही साथ यूनफेंग को अपने साथ लेकर जाना चाहता था और यूनफेंग के बगैर वो उस लोटस को भी नहीं हासिल कर सकता था। ज़ियाओफेन यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए उससे कहता है कि मुझे लगता है कि आपका मेरे साथ जाना सही नहीं होगा, लेकिन यूनफेंग उसे कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और आपके साथ तो जरूर जाऊंगा। तभी वहाँ पर मास्टर किंग भी आ जाते हैं, जो कि यूनफेंग को बताते हैं कि हमने उस शख्स को ज्यादा से ज्यादा ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो असैसिन कौन था जिसने रात के अंधेरे में तुम पर हमला किया था।
किंग मास्टर यूनफेंग से कहता है कि यूनफेंग तुम्हारा उस माउंटेन में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, लेकिन यूनफेंग उसे कहता है कि मुझे वहाँ पर और भी बहुत सारी मेडिसिन मिल सकती हैं, इसलिए मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगा। यूनफेंग तो उन दोनों के साथ जिद ही करने लग गया था, इसलिए फाइनली वो इसे इजाजत दे देते हैं। लेकिन साथ ही साथ में मास्टर को बोल रहे थे कि मास्टर तुम भी इन दोनों के साथ ही जाओगे ताकि तुम इनकी रखवाली कर सको। तभी यहाँ पर किंग की बड़ी बेटी भी बोल रही थी कि मैं भी अपनी मॉम की जान बचाने के लिए जरूर उस माउंटेन में जाना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर किंग मास्टर अपनी बेटी को रोक नहीं पाता और उसे भी जाने की इजाजत दे देता है। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मास्टर्स वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाते हैं। साथ ही साथ में जियाफान भी उन सारे लोगों को लीड करने के लिए उनके सामने खड़ा हुआ था। यूनफेंग उन्हें बताता है कि मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वहाँ पर हम लोगों पर बिच्छू, सांप और भी बहुत सारी चीजें हमला कर सकती है, इसलिए मैं आप सारे लोगों को पहले से ही बता दूं कि हम लोगों पर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम उनका अच्छे से सामना जरूर करेंगे। इसके बाद तो वो जंगल के करीब ही पहुंचा गए थे। रास्ते पर जाते हुए जियाफान उन लोगों को बताता है कि इस जंगल में एंटर और इस माउंटेन में एंटर होने के लिए हमारे पास काफी ज्यादा रास्ते हैं। जियाफान उन्हें बताता है कि सबसे पहले हमें काफी ज्यादा घने जंगल में से गुजरना होगा, जहाँ की ट्रीज हमें काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगी और हम लोगों को रास्ते का भी पता नहीं चलेगा। ये तो उस माउंटेन की तरफ जा ही रहे थे और हम उस माउंटेन में पहले से ही एल्डर मास्टर्स को देख लेते हैं, जो कि इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार यूनफेंग और जियाफान कब आएंगे। वहाँ खड़े हुए मास्टर को साथ ही साथ में डर भी लग रहा था, क्योंकि यूनफेंग की पावर तो ऑलरेडी उन्हें मालूम हो ही चुकी थी और साथ ही साथ में उसके पास जियाफान और उसके बाकी साथी मौजूद थे। दूसरी तरफ हमें गोंगशोंग को घात लगाए बैठा दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब यूनफेंग और जियाफान आएंगे। दूसरी तरफ हमें जियाफान और यूनफेंग की टीम को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली उस जंगल की करीब पहुंच आ चुके थे और वो जंगल भी इन लोगों के सामने काफी ज्यादा डेंजरस तरीके से बिहेव कर रहा था। इस जंगल को देखकर तो किंग मास्टर की बेटी भी काफी ज्यादा खौफजदा हो जाती है, क्योंकि आज से पहले वो इस तरह के खौफनाक मूवमेंट उसने नहीं देखे थे, इसलिए उसे भी दिल ही दिल में डर लगने लग जाता है। जियाफान उसे एक पेल देती हुई कहता है कि तुम इस पेल को खा लो तो तुम्हें इससे डर बिल्कुल भी नहीं लगने लगेगा, क्योंकि ये मेरे दादा जान ने बनाई थी और इसे हमने यूज भी किया है, तो तुम्हें आगे जाकर डर बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। अब ये पेल उसे देते हुए वो उस पेल को भी खा लेती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहती थी और अगर वो डरेगी तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगी। जियाफान तो यहाँ पर अपने दादा की दवाइयाँ ही बांटने लग गया था, लेकिन यूनफेंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमारे साथ प्रिंसेस की बेटी मौजूद है और हमें उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। जियाफान आगे बढ़ती हुई अपनी टीम को लीड करने लग जाता है और वो जैसे ही थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो यूवी तो अपने साथी यूनफेंग से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इनकी पीछे पीछे चलना होगा। यूनफेंग भी उसे कहता है कि हाँ अब तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर जंगल में काफी ज्यादा खतरात पेश आने वाली, इसलिए खतरों के सामने हम इसे ही रखेंगे और खुद पीछे पीछे रहेंगे। यूनफेंग मोंग से कहता है कि जल्दी जल्दी करो और अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर लो, जिससे हम जान सके कि आखिरकार जंगल में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन छुपी हुई है। ये सुनकर तो मोंग अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक्टिवेट करते साथ ही तो वो जंगल में मौजूद पेड़ों पर छुपे हुए लोगों को भी देखने लग गया था। यूनफेंग और यूवी ये देखकर हैरान रह जाती है कि क्या इसके पीछे जियाफान का हाथ तो नहीं हो सकता है, लेकिन यूनफेंग बताता है कि अब तो आगे जाकर हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। जियाफान और उसके साथी तो वहाँ पर जंगल में अब एंटर हो ही चुके थे, जहाँ पर काफी ज्यादा फोग ही फोग थी और उनके साथ जाने वाली प्रिंसेस बोल रही थी कि मुझे तो यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे निकल आ गए तो पेड़ों पर मौजूद लोगों तो उन्होंने देखना शुरू कर दिया था और वापस में बात कर रहे थे कि अब हमें इन पर हमला कर लेना चाहिए या नहीं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि अब हम इन पर हमला नहीं करते बल्कि अपने स्कॉर्पियंस को छोड़ देते हैं, जो कि सारे के सारे स्कॉर्पियंस को उसके ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे ही सारे स्कॉर्पियन ने इन पर हमला कर दिया था तो शाओशो और साथ ही साथ में उसके बाकी साथी हैमर और जियाफान भी मुकाबला कर रहे थे, जो कि एक एक करते हुए उन सारे स्कॉर्पियंस को दूर गिराए जा रहे थे। अचानक से यहाँ पर शाओशो को इर्द गिर्द से बहुत सारे स्कॉर्पियंस ने देख लिया था और हम मास्टर को देखते हैं, जो कि जैसे ही प्रिंसेस को देखता है तो प्रिंसेस की तरफ भी काफी ज्यादा स्कॉर्पियंस आ रहे थे, लेकिन वो उनकी जान भी नहीं बचा पा रहा था कि तभी यूनफेंग की एंट्री भी हो जाती है, जो कि प्रिंसेस की जान तो इजीली ही प्रोटेक्ट कर लेता है।
यूनफेंग अपनी ग्रीन ड्रैगन टेक्निक को समन कर लेता है, जो कि हमने पिछले आने वाले सारे एपिसोड्स में पहली मर्तबा ही आज देख ली है, और इस ग्रीन ड्रैगन टेक्निक से वहां मौजूद सारे स्कॉर्पियंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ग्रीन ड्रैगन की फायर टेक्निक से उसने सारे स्कॉर्पियन को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से मॉन्क भी अपनी कल्टीवेशन प्रोसेस के थ्रू इसकी हेल्प कर रहा था। प्रिंसेस ये देखकर कह रही थी कि ये अच्छा डॉक्टर होने के साथ साथ एक पावरफुल वॉरियर भी है। फाइनली यहाँ पर यूनफेंग के पास बाकी सारी साथी भी आ जाते हैं, जो कि ज़ियाफाइन के साथ मौजूद थे, और वो यूनफेंग को बोल रहे थे कि यूनफेंग हम चाहते हैं कि तुम ही हमें लीड करो। यूनफेंग उसे कहता है कि चलिए ठीक है, मैं ही आप लोगों की ही हिफाजत करूंगा। तभी यहाँ पर जो स्कॉर्पियंस यूनफेंग की टीम से बच चुके थे, तो वो उन सारे स्कॉर्पियंस आगे बढ़ती हुई एल्डर मास्टर्स को घेर लेते हैं। अब एल्डर मास्टर भी बोल रहे थे कि ये स्कॉर्पियन भी जानते हैं कि कौन लोग कमजोर हैं, इसलिए इन लोगों को उन पर हमला करना चाहिए। तभी यहाँ पर वो एल्डर मास्टर्स अपनी 4 पिल निकाल कर एक फायर ब्लास्ट कर देते हैं, क्योंकि वो लोग अब चाहने लग गए थे कि हमें भी यूनफेंग की तरफ भागना होगा। सिर्फ यूनफेंग ही हमारी जान बचा सकते हैं, हम उस डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल नहीं करने वाले हैं। दूसरी तरफ फायर ब्लास्ट की आवाज को भी यूनफेंग की टीम ने सुन लिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अरे यहाँ पर इस जंगल में तो हमारे अलावा कोई और लोग भी आए हुए हैं। फाइनली यहाँ पर वो सारे एल्डर मास्टर भी ज़ियाफाइन और यूनफेंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शिया ज़ियाफाइन से कहता है कि तुमने तो हमें बताया ही नहीं था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा डेंजरस स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं। शिया उसे कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हें मालूम ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आगे जाकर और भी यहाँ पर 3 सालों में न्यू चीजों ने जन्म लिया होगा, जिनसे हमारा सामना हो सकता है। वो सारे यंग मास्टर्स अब काफी डिसअपॉइंटेड हो चुके थे, लेकिन वहाँ एल्डर मास्टरों ने उनको बताते हैं कि अब हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम अब काफी ज्यादा तादाद में हो गए हैं, इसलिए हम उनका इजीली से मुकाबला कर पाएंगे। दूसरी तरफ हम पेड़ में बैठे हुए उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि इन लोगों का ताक़ुब करते हुए इन्हें मारना चाहते हैं, और वो अपनी पॉइजनस बटरफ्लाईज को फ्लाई करने का हुक्म दे देती है, जो कि देखते साथ ही इन सारे मास्टर्स को बटरफ्लाइयों ने इर्द गिर्द से घेर लिया था। सारे लोग अब अपनी जानों को बचाने के लिए फायर बॉल और साथ ही साथ में आइस बॉल का यूज करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो उन बटरफ्लाईज को डिस्ट्रॉय कर लें, और काफी तादाद में बटरफ्लाइयों को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यहाँ पर इन मास्टर को मालूम हो जाता है कि अगर हम इन सारी बटरफ्लाइज को मार देंगे तो इनकी बॉडी से तो पॉइजन रिलीज होगा, और बिल्कुल वैसा ही हो जाता है कि वहाँ पर पॉइजन धीरे धीरे करके फैलने लग गया था। अब ये पॉइजन वहाँ पर खड़े हुए सारे लोगों पर एक एक करके अपना असर दिखाता है, जिससे वो सारे कमजोर होने के साथ साथ घायल होकर बेहोश होने लग जाते हैं। अगली ही पल दोस्तों ये सीरीज काफी ज्यादा डेंजर जोन में एंटर होने वाली है कि अचानक से यहाँ पर यूनफेंग को किसी और बड़े मॉन्स्टर क्रिएचर की आवाज आने लग जाती है, जिस पर वो सारे अलर्ट हो चुके थे। फाइनली यहाँ पर इनके सामने एक डीमन पाइथन आ जाता है, जिसके 2 हेड थे, एक तो फुली ही फायर से बना हुआ था और दूसरा फुली आइस से बना हुआ था, जो कि आते साथ ही तो उन पर दोनों ही से हमला करना शुरू कर देते हैं। डुअल पाइथन के हमला करते साथ ही तो उन लोगों ने भी एक एक करते हुए उन पर हमला करना शुरू कर दिया था, मगर इन लोगों का एक एक उन पर हमला करना कुछ भी असर नहीं दिखा रहा था। यूनफेंग और उसकी सारी टीम ने तो अब हार मानने को करीब ही पहुंचा गए थे, लेकिन अभी भी मिस्टर मॉन्क ने इनकी हेल्प नहीं की थी, जो कि अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जो कि देखते साथ ही उसने डुअल डीमन मॉन्क पर हमला कर दिया था, जिससे वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट भी हो गया था और वो मॉन्क काफी ज्यादा कमजोर भी हो गया था। लेकिन वो मॉन्क फिर से डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें फिर से हमला करना होगा। ये डिसाइड करते साथ ही तो उन्होंने फिर से मॉन्क पर हमला कर दिया, मगर मॉन्क भी अपनी पाम हैंड से उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने से उसे काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। तभी यहाँ पर यूनफेंग भी अपनी स्वॉर्ड ड्रैगन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि आगे बढ़ती हुई उन पाइथन के साथ लड़ाई करने लग गया था, लेकिन यूनफेंग का ये ड्रैगन कमजोर हो चुका था, जो कि उनसे हार जाता है। यूनफेंग का ये ड्रैगन 1 हेड वाला था, मगर वो तो 2 हेड थे, जिसकी वजह से वो उस पर भारी पड़ जाते हैं और यूनफेंग के ड्रैगन को इजीली ही हरा देते हैं। तभी वो फिर से धीरे धीरे करती हुई और भी ज्यादा कमजोर होने लग जाते हैं कि उन लोगों को याद आ जाता है कि अरे ये एरिया तो काफी ज्यादा पॉइजनस हो गया था, इसीलिए तो वो सारे अब खुद ब खुद ही कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि उन डीमन मॉन्क ने इन पर हमला किया था, मगर उन्होंने इन्हें कमजोर नहीं बल्कि ये पॉइजन की वजह से कमजोर हो चुके थे, इसलिए वो यहाँ से खुद को जान छुड़ाकर भगाना चाहते थे। तभी अचानक से इन लोगों को हमला करने के लिए वही 6 लोग भी आ गए थे, जो कि चुपके से इन्हें देखे जा रहे थे, और हमें यहाँ पर मालूम पड़ता है कि ये डीमन माउंटेन के 6 एल्डर मास्टर हैं। वो डीमन माउंटेन के मास्टर आगे आते हुए पहले तो उन एल्डर मास्टर्स को ही टारगेट कर लेते हैं, मगर एल्डर मास्टर ने उन स्लैश अटैक को रोक तो दिया था, मगर फिर भी वो काफी घायल तो हो ही चुके थे।
यूनफेंग भी अपने फेस मास्क को उतार देता है और उसकी आंख से एनर्जी आगे आती हुई तो उन मोंग पर हमला करके उन्हें वहीं पर ही रोक देती है और उनको काफी ज्यादा कंट्रोल भी कर दिया था। यूनफेंग अपने इर्द गिर्द एक सील बना लेता है और अपनी इस सील से आगे बढ़ती हुई ड्रैगन टेक्निक से उन मोंग पर भी हमला कर रहा था, साथ ही साथ में उन डीमन माउंटेन के मास्टर्स को भी टारगेट कर रहा था। फाइनली यूनफेंग ने उन डीमन पाइथन पर हमला करके उन्हें बीच में ही काट कर रख दे दिया था। साथ ही साथ में यूवी भी हवाओं में उड़ती हुई अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रही थी और बीच रास्ते में आने वाले सारे डीमंस और मॉन्क्स को खत्म कर रही थी। इस तरह मोंग ने भी अपने आप की थर्मा बॉडी टेक्निक से हमले कर लेते हुए उन सारे 6 एल्डर मास्टर जो कि डीमन माउंटेन से आए हुए थे और उनको घायल करके नीचे गिरा देते हैं। उन डीमंस के खत्म हो जाने के बाद सबसे ज्यादा गुस्सा यहाँ पर इन एल्डर मास्टर्स को आ रहा था, क्योंकि इनका प्लान बिल्कुल ही चौपट हो चुका था। वो तो यहाँ पर 5 कलर लोटस को लेने आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर तो वो इन्हीं की जान बचा रहे हैं। उन 5 डीमंस में से एक डीमन मास्टर अभी भी जिंदा था और वो यूनफेंग के सामने आकर उसे कह रहा था कि तुम्हें क्या पहले से ही मालूम था कि हम तुम पर हमला करेंगे। यूनफेंग भी उसे कहता है कि हमें पहले से ही जानता था कि तुम लोग यहाँ पर छुपे हुए हो। यूनफेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी भागने नहीं दूंगा। ये सुनते साथ ही वो वहाँ से भागना तो शुरू कर ही देता है, मगर यूनफेंग ने नीडल से हमला कर लिया था, लेकिन वो डीमन मास्टर अपने आप को प्रोटेक्शन कर ही ले लेता है, मगर वो वहाँ पर अपने आप को पॉइजन देकर ही खत्म कर देता है। और यूवी जैसे ही उसके पास पहुंचकर उसे चेक कर लेती है तो वो बताती है कि इसने तो पॉइजन खा लिया है और खुद ही मर चुका है। मोंग भी आगे आते हुए उन चारों मास्टर्स को चेक करता है तो उसे भी मालूम हो जाता है कि इन सारे लोगों ने भी पॉइजन खा लिया था, जिससे अब ये भी मर चुके हैं। जैसे ही वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो तो ज़ियाफान पर ही इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन वो उनसे अभी भी कह रहा था कि ये सब कुछ मैंने नहीं करवाया है, कि इन लोगों को फाइनली मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ गोंगशोंग ने करवाया होगा। यूवी भी सबको वार्निंग देती हुई कहती है कि आगे हम पर जो कोई चीज भी फिर से हमला करेगी तो हमने तो उसे फिर भी खत्म ही कर देना है। ये कहते साथ ही दोस्तों आज की स्टोरी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आगे की स्टोरी देखने के लिए पहले तो आप सारे दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और दूसरा ये कि इस लॉन्ग वीडियो पर आप 200 कमेंट्स कंप्लीट कर दें तो मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट सीजन भी अपलोड कर दूंगा।